बुक रा। नाउ पिछली बार हमने फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स लिए थे। थर्ड चैप्टर जब मैं पढ़ रही थी तो मैंने ये बात आपने पहले समझाई है, लेकिन इसके अंदर एक चीज मुझे थोड़ी सी समझ में नहीं आई कि जब आप एक अगरबत्ती जलाते हो तो आप तो एक अगरबत्ती जला रहे हो। जब आपको सोना है तो आप डायरेक्शन देख सकते हो किस तरफ है। लेकिन उसने रा ने कहा कि अगरबत्ती को 20 डिग्रीज नॉर्थ 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 ऑफ नॉर्थ ईस्ट होना चाहिए। अब एक अगरबत्ती को आप कहीं रखते हो तो उसको डायरेक्शन कैसे आप करोगे? हाउ डू यू पुट इट इन द डायरेक्शन? बिकॉज उसने कहा कि वो जो बाइबल खोल के रखते हैं कारला के सर के पीछे, और वो भी 20 डिग्रीज नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट। हाउ डू यू डू दैट पा? सपोजिंग हम लोग सब सर्कल में बैठे हैं या हम मेडिटेशन कर रहे हैं। हाउ हम जब कर रहे हैं तो हम फेस कर सकते हैं, लेकिन एक एक पतली सी अगरबत्ती कैसे रखते हैं हम? पा, यू आर तो म्यूटेड। मैम इसके लिए नहीं नहीं या हाँ। आई कुड हियर योर क्वेश्चन, आराम ओके। से सुन रहा था। जी। सो देखो मैम, जहाँ पर इसमें जो उन्होंने समझाया था ना, उन्होंने ये कहा था, इसके पीछे का जो रीजन था वो ये कहा था कि हम्म। ये जो कॉस्मिक न्यू एज की जो एनर्जीज आ रही है ना, मतलब ये जो नए युग की जो ऊर्जाएं आ रही हैं, वो उस हम्म। पर्टिकुलर डायरेक्शन से आ रही हैं, यानी 20 डिग्री नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट। हम्म। ये अब चेंज होकर 25 या 30 हो गया होगा, अच्छा। कहा नहीं जा सकता कितना हो गया। ठीक है, हाँ। क्योंकि प्लैनेट भी तो चेंज हुआ है ना, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुई है, और भी हम्म। सारी चीजें चेंज हो रही हैं, तो ये हम्म। चेंज हुआ होगा। तो उस टाइम के हिसाब से अगर इन लोगों ने बताया ना, तो इन्होंने कहा कि उसका हेड जिस डायरेक्शन में है ना, उस हेड को उस डायरेक्शन में कर दो, सो दैट वो एनर्जीज पीछे से उसके हेड के अंदर एंटर करें। नहीं और जब नहीं, वो एंटर कर रही है ना, पा यहाँ पे लिखा है मैं अगरबत्ती के बारे में। हाँ हाँ, अगरबत्ती पे ही आ रहा हूँ मैं। हाँ। तो होगा क्या ना, वो एनर्जी जब पीछे से हेड की तरफ एंटर करेंगी ना, तो वो जो बीच में हम्म। अगरबत्ती अगर आप उसके रख दोगे, उसकी अलाइनमेंट में स्ट्रेट अगरबत्ती अगर आप रख दोगे वहां पे, जो हम्म। उसका धुआं है ना, वो उन हम्म। एनर्जीज को मिक्स करते हुए उसकी तरफ आना शुरू होगा, और हम्म। उसके हेड पे पड़ेगा कंटिन्यूअसली। तो अच्छा। उसका इस्तेमाल करके वो लोअर बैंड फ्रीक्वेंसी जिससे राह बात कर रहे थे ना, हाँ। वो फ्रीक्वेंसी उसके थ्रू इस्तेमाल कर रहे थे, बिकॉज उन तरंगों को दर्शाने के लिए, मतलब एज अ क्या कहें उसको, हाँ दर्शाना ही कह सकते हैं उसको। हाँ। दर्शाने के लिए उन अगरबत्ती का जो धुआं है ना, वो उस हम्म। तरीके से चलना चाहिए था पीछे से। और उसी की अगर आप नोटिस भी करोगे ना, चैलिस ऑफ वाटर भी उसके लेफ्ट में रखा हुआ है, उसके हम्म। आगे बाइबल भी रखी हुई है, और उधर ही कैंडल हम्म। भी रखा हुआ है। बट इन सब चीजों की डायरेक्शन अगर आप देखोगे ना, वो उस अलाइनमेंट में है, 20 डिग्री नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट में। तो तो इसलिए वो बेसिक बैंड फ्रीक्वेंसी मैच कराने के लिए किया उन्होंने। तो बेसिकली जब सर, मतलब एक कारला लेटती है तो उसका सर नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट 20 डिग्रीज में है, तो उसके सर के पीछे रखा है, राइट? करेक्ट, बिल्कुल। तो अगर जनरली जैसे मैंने पूछा, अगर आप बैठे मेडिटेशन कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, और अगर आपको अगरबत्ती या दिया रखना है, क्योंकि जैसे उन्होंने बोला कि दिया जलाना और अगरबत्ती जलाना हेल्प करता है, आप you want to channel or you don't want to channel, how do you align that with 20 degrees north northeast? उसके लिए मैम आपको एक ना, एक मैग्नेटिक कंपास होना चाहिए आपके पास। ये जो हम्म। फोन में आजकल कंपास आ रहे हैं ना, उसका फायदा नहीं है। जो हम्म। मैग्नेटिक कंपास है ना, उससे चेक करना चाहिए। तो लास्ट हम लोग भी मेडिटेट कर रहे थे, तो हम लोगों ने ये जो डायरेक्शन पाई थी ना, अब वो हम लोगों ने अराउंड 25 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में पाई थी। ठीक है, और इसको करते हुए उस डायरेक्शन में हम लोग भी जब मेडिटेट करते हैं, तो उस डायरेक्शन में ये सारी चीजें, अब जैसे मेरा अगर मैं अपना पर्सनल एग्जांपल लूं, जो कि मेरे को पसंद नहीं है लेने, लेकिन अगर मेरे को करना होता है, तो मैं लॉ ऑफ वन का वो जो पेज है ना, क्या कहते हैं आपका, व्हाट इज द लॉ इज हम्म। वन, वो हम्म। पूरा रिचुअल है ना, उस पेज को उस डायरेक्शन के अंदर रख के, उसके पीछे अगरबत्ती और दिया जला के,
उसको अलाइनमेंट उसके रख के और एक चैलिस ऑफ वाटर जैसे आप कह रहे हो ना, तो मेरे पास एक छोटा-सा एक वो होता है, तांबे का नहीं होता जैसे जिसके अंदर ग्लास जैसा होता है, छोटे से तांबे का ग्लास, तो वाइन वो ग्लास रख की के तरह होता है वो। हाँ, चालीस बिल्कुल का जैसे अपना मतलब वोडका के शॉट्स नहीं लेते? नहीं, नहीं, वोडका शॉट्स जी, नहीं, चैलिस ऑफ वाटर तो आई नो, चैलिस ऑफ वाटर वाइन तो आई नो ग्लास की कि वो शेप में वाइन होता है, वाइन चालीस उसको ग्लास के बोलते जैसे हैं। ही हो। हुँ, हाँ, लेकिन हाँ, वो करेक्ट। जनरली तो मेटल का उस होता है केस मेरे में ख्याल अगर से। हाँ, जनरली मेटल का ही होता है, वो तांबे का होगा तो और भी अच्छा होता है। हुँ, अच्छा। तो उस अ, डायरेक्शन में रखकर फिर जब आपको मेडिटेट करना है ना, तो हाँ, आपका सर घूम जाना चाहिए, यानी आपके पाँव अपोज़िट साइड में हो जाने चाहिए उसके और आपका सर पीछे की तरफ से ये सारी चीज़ें ना ये जो दिया है, अगरबत्ती आपके पीछे होनी चाहिए, तो आपका आपकी सर उस आवाज़ अलाइनमेंट कट में रही है। होगा ना, तो जब आप आवाज़ आवाज़ कट रही है बीच-बीच में। हेलो, हुँ, 1 सेकंड रुकना मैम। जी, 1 सेकंड रुकना। जी। तो मेरे ख्याल से हम लोग आई मैम फ़ेसबुक आवाज़? के लोगों को पता हो या ना हो, हम लोग फ़ेसबुक पे क्वेश्चन आंसर सेशन पहली बार कर रहे हैं। हेलो कैंडी। हाँ जी, आ रही है। अच्छा, सो उसके बाद अ हाँ, बोलिए, बोलिए, बोलिए। I just wanted to know if I'm audible or not. येस, यू आर ऑडिबल। यू आर ऑडिबल टू मी। हाँ, कैन एवरीबॉडी एल्स हियर पा? आई मीन मैंने तो शेयर किया हुआ है स्क्रीन। मेरे ख्याल से आवाज़ आ रही होगी। हाँ जी, कंटिन्यू पा। तो इस केस में मैम हेड जो है वो पीछे की तरफ हो जाना चाहिए, ये सारी चीज़ें आपके हेड के पीछे होनी चाहिए। और हुँ, वैसे भी ये कहते हैं मेडिटेट करते हुए जो लाइट है ना, जो हुँ, आपका दिया हो या कैंडल जो भी आपने जला रखी है, वो सर के पीछे होनी चाहिए, ना कि सर के आगे। हुँ, तो जब आप सर के पीछे करके बेशक आप बैठ के मेडिटेट कर रहे हो, चेयर पे मेडिटेट कर रहे हो, इवन लेट के भी कई लोग मेडिटेट करते हैं। तो अगर आप हुँ, उस केस में अगर इस तरीके से कर रहे हो ना, हुँ, तो ये जो न्यू एज एनर्जीज़ है ना, इनसे जो इन्फॉर्मेशन आपकी बॉडी के अंदर ट्रांसफर होनी शुरू होती है। क्योंकि अगर आपको याद होगा आर्केटिपिकल माइंड बिल्कुल हमारे सर के पीछे है, ठीक? तो वहाँ से ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन अंदर चैनल कर रही होती है थ्रू सबकॉन्शियस माइंड, रूट हुँ, ऑफ द ट्री ऑफ द माइंड में। हुँ, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो क्वेश्चन्स उसने पूछे हैं, वो बेसिकली उसने पिरामिड के बारे में पूछे हैं। तो उसके अंदर एक चीज़ मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी कि वो पिरामिड का कैप इन लोगों ने चेंज किया वगैरह-वगैरह। लेकिन इसके अंदर उसने एक जो रा ने जो बात बताई है कि ये जो चैप्टर है, दिस एनर्जी इज़ इंटेलिजेंट। अ It is hierarchical, much as your body mind spirit complex dwells within a hierarchy of vehicles and retains. Therefore, the shell shape of field on the intelligence of each ascendingly intelligent or balanced body. तो इसने ये बोला है कि चाहे वो पत्थर हो या चाहे वो इंसान हो, हर एक के अंदर इंटेलिजेंट एनर्जी बेसिकली मतलब कि क्रिएटर की एनर्जी या भगवान कह लो उसे कुछ भी कह लो वो होती है और जब आप उससे बात करते हो और उसको बताते हो जैसे उसने लिखा है स्पीक टू दैट इंटेलिजेंस द फाइनाइट एनर्जी ऑफ द फिजिकल केमिकल रॉक बॉडी इज पुट इनटू कांटेक्ट विद दैट फाइनाइट इनफाइनाइट पावर व्हिच इज रेसिडेंट इन द मोर वेल ट्यून्ड बॉडीज बे द ह्यूमन और रॉक। तो क्या ये कहने की कोशिश कर रहा है कि पत्थरों में जो भगवान होता है, पत्थरों को सुनाई देता है, उनको समझ में आती है और वो आपकी बात मानते हैं? हाँ मैम, यही कहा है। इसके अंदर 2 चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं। एक तो उन्होंने कहा कि इसके अंदर एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर है, ये इंटेलिजेंट है, ये जो एनर्जी है ये इंटेलिजेंट है। अब हुँ, ये इंटेलिजेंट एनर्जी का एग्ज़ाम्पल देने के लिए मैं आपको बताता हूँ, जब मैम कभी-कभी हम लोग आँख मूंदते हैं ना, तो अचानक हुँ, से वो एक कुछ लाइट के रोशनी के व्हाइट-व्हाइट कलर के हमारे आस-पास इकट्ठे हो जाते हैं और फिर वो हुँ, आते हैं और चले जाते हैं, आते हैं और गायब हो जाते हैं। हुँ, होता है ना? एक्चुअली में हुँ, हर चीज़ ना इसी लाइट को कंडेंस करके एक जगह पर तब बनी हुई है। अब वो चाहे हुँ, हमारे टेबल हो, चेयर हो, दीवार हो, हम हो या पत्थर हो या कोई भी चीज़ हो। इन सब के अंदर कंडेंस होके यही इंटेलिजेंट एनर्जी है और इसी हुँ, के अंदर पूरे यूनिवर्स का पैटर्न होता है। मतलब पूरे यूनिवर्स का होलोग्राम हर एक छोटे-छोटे कण के अंदर होता है इसके अंदर, इसी ऊर्जा के अंदर। जब ये हुँ, कंडेंस होके एक जगह पे इकट्ठा होता है ना, तो उसके अंदर एक हायरार्कियल स्ट्रक्चर बनता है।
अब वो जो हम्म हायरार्कियल स्ट्रक्चर होता है ना, वो बनता है यूजिंग लॉ ऑफ स्क्वायर्स से, ठीक है? एक इकट्ठा होगा, फिर उसके बाद हाँ, एक और इकट्ठा होगा, फिर उसके बाद उसके 4 हो जाएँगे, फिर उसके 8 हो जाएँगे, इस तरीके से वो हाँ, चलता रहेगा उसके अंदर, वो हायरार्कियल निकोला स्ट्रक्चर। टेस्ला का जो एक्सपेरिमेंट था उसकी तरह से, जो एक हाँ, स्लिट काइंड ऑफ स्लिट एक्सपेरिमेंट, स्लिट में से वो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, हाँ। डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो ये जब आप कहते हो हायरार्कियल, तो हायरार्कियल को कैसे समझाओगे आप? हायरार्कियल में मैम देखो हायरार्की बनी ना, अगर आप लॉ ऑफ स्क्वायर लगाते हो, तो आप लॉ ऑफ स्क्वायर में सबसे पहला लोगे, फिर जो दूसरा व्यक्ति उसके अंदर ऐड होगा, आप व्यक्ति मत सोचो, अब आप इसको ये ऊर्जा के कणों को समझ लो आप। उसके अंदर जैसे-जैसे आप हायरार्की बनाते जाओगे ना, जितना-जितना उसके अंदर ऐड होता जाएगा, उतना-उतना उसका हायरार्कियल स्ट्रक्चर बनता चला जाएगा, जिसको अपने हुँ, आप में क्रिस्टलीन स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, ठीक है? अच्छा। वो स्ट्रक्चर जब उसके अंदर बनता चला जाएगा ना, तब उसको एक कंडेंस्ड फॉर्म में जाके एक शेप दे देगा वो। रा जो है, उस कंडेंस्ड स्ट्रक्चर के अंदर जो कण-कण है ना, उनकी इंटेलिजेंस से बात करना जानते हैं क्योंकि उन कणों के अंदर जो ऊर्जा है ना, वो कुछ भी नहीं है, वो काँपती हुई फ़ील्ड्स हैं, वो चारों प्राइमल फोर्सेस। उससे हुँ, वो लोग बात कर सकते हैं और जब वो उससे बात करते हैं ना, तो वो हुँ, स्ट्रक्चर जैसा चाहे वैसा शेप ले ले, जैसा चाहे कुछ भी कर ले क्योंकि उससे आप अपनी रिक्वेस्ट प्लेस करते हो उसके अंदर और वो हुँ। उस रिक्वेस्ट के अगेंस्ट या कह लो उस रिक्वेस्ट के साथ अपने आप को चेंज करता है और पूरा यूनिवर्स क्रिएटर ने इसी का इस्तेमाल करके बनाया है। हाँ, रा ने यही बताया कि इसी तरह से उन लोगों ने पिरामिड्स बनाए और पिरामिड्स के पत्थर की शेप और उस पत्थरों को कहाँ से लाया गया और वो सब, जैसे कि उसने कहा है कि मतलब क्रिएटर इन ड्वेलिंग इन द लिविंग रॉक, तो कि क्रिएटर हर चीज में है, पत्थर में है, और इस तरह से आप कुछ भी हासिल कर सकते हो, उसने बोला। जब रा ने ये बात बोली तो डॉन ने उससे एक सवाल पूछा कि आपका कहने का मतलब है कि विश्वास, फेथ कैन मूव माउंटेन्स। तो रा ने यहाँ पे बोला कि फेथ जो है ये स्टम्बलिंग ब्लॉक है। व्हाई डिड ही से स्टम्बलिंग ब्लॉक between those of what we may call the infinite path and those of the finite providing understanding? स्टम्बलिंग ब्लॉक क्यों बोला? हाँ। मुझे तो लगा कि फेथ इज द अल्टीमेट। नहीं मैम, इसमें जो रा की जो अंडरस्टैंडिंग है ना, वो ये है कि विश्वास जिसे हम कहते हैं ना फेथ, विश्वास किसी चीज़ में हो जाना एक चीज़ की रुकावट दर्शाता है, कि किसी इंसान की कोई मान्यता है या वो मान के बैठ गया, इसीलिए उसको फेथ हो गया उसके अंदर और वो इसलिए रा ने उसको एक स्टम्बलिंग ब्लॉक बोला। लेकिन अगर उसको क्रॉस करके वो और ज़्यादा जानने की कोशिश करेगा, क्योंकि ये जो प्राइमल फोर्सेस है ना, ये अवेयरनेस की फील्ड है। इसके अंदर जानकारियाँ हैं हर तरह की। तो अगर वो मान के बैठ गया तो फिर जानने की कोशिश नहीं करेगा। तो ये वो स्टम्बलिंग ब्लॉक होता है जिसको क्रॉस करके इंसान को आगे निकलना होता है, वरना वो अपनी मान्यताओं में पड़ा रहेगा और आपको याद होगा रा ने कहा था, जैसे ही हम तुम्हारे यहाँ से हटे ना, लोगों ने फिर दोबारा मल्टीपल भगवानों की पूजा करनी शुरू कर दी। जबकि हम हम्म ये बताने आए थे कि क्रिएटर एक है और क्रिएटर एक है तो कैसे है? तो लोग क्रिएटर की तरफ नहीं जाते, फिर वो जो उनकी मान्यताएँ होती है ना, विश्वास जो होता है, उसके अंदर फँस के रह जाते हैं। और जब वो उसके अंदर फँस जाएँगे, तो फिर वो क्रिएटर को नहीं समझ पाएँगे कि क्रिएटर क्या चीज़ है। लेकिन अगले स्टेटमेंट में वो ये भी तो बोलता है दैट योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्ग्रुएंसी ऑफ फेथ एंड इंटेलिजेंट infinity is precisely correct. However, one is a spiritual term and the other is more acceptable perhaps to the conceptual framework distortions of those who seek with measure and pen. तो ये थोड़ा कॉन्ट्रडिक्टरी लगा मुझे। नहीं, ये कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है, उसने सही कहा है। उसने कहा हाँ, ठीक है, तुम विश्वास में मानना क्योंकि रा को तो पता है ना भई अब तुम मान्यताओं में अब तुम अपने देवी-देवताओं, भगवानों में और जिन चीज़ों को तुम मानते हो, उसमें देखोगे चीज़ें, तो उसमें भी तो भगवान ही है। हर चीज़ के अंदर तो क्रिएटर है। कह रहे वो हम्म भी ठीक ही है, लेकिन इसमें स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं है, कि क्रिएटर ने अपनी स्पिरिट को इसके अंदर किस तरीके से रख रखा है हर चीज़ के अंदर। और इसके साथ-साथ क्रिएटर एक्चुअली में मैम लोगों को पता नहीं है रचयिता है कौन? रचयिता है ये चारों प्राइमल फोर्सेस। बस, ये जो तरंगे बह रही हैं ना, यही रचयिता है और कुछ भी नहीं है रचयिता। इसलिए ना इसकी कोई स्टार्टिंग है,
ना ही इसका कोई एंड है, ना ही ये दिख सकता है, ना ही ये महसूस किया जा सकता है। मतलब महसूस तो किया जा सकता है, लेकिन इसके अंदर जो जानकारियाँ हैं ना, उनको समझते हुए जब आप चलोगे तब जाके आप क्रिएटर जैसे बनते हो। और रा ने एक आगे के सेशन में कहा भी है कि हम भी अभी तक रा ही हैं, जबकि हमें क्रिएटर बनना है। यानी ताकि हम ये हम्म फ़ील्ड्स बन जाएँ, रचयिता में मर्ज हो जाएँ और हम्म हमारा इस्तेमाल करके और रचना हो सके। तो वो ये बनना चाहते हैं, रा भी। और यहाँ पे उन्होंने जो कहा ना पेन और पेजर से मतलब पेन और पेपर से मेज़र कर सकते हो। तो जो मेजर एंड मान्यता है ना उन हाँ, तो मान्यता है उनको आप कागज़ पे लिख सकते हो। आपने कागज़ों पे लिख ली, अपने अलग-अलग धर्मों में लिख ली। अब किसी के उसमें कुछ लिखा है, किसी के उसमें कुछ लिखा है। उसकी वजह से सेपरेशन हो सकता है, मतलब विभाजन हो सकता है। लेकिन हम्म अगर तुम जानने की कोशिश करोगे ना, चाहे अपने ही धर्म में जानने की कोशिश करो, कोई दूसरे धर्म का है वो अपने धर्म में जानने की कोशिश करने लग जाए। तो अगर तुम कोशिश करोगे ना क्रिएटर को जानने की, तो तुम ज़्यादा तेज़ी से स्पिरिचुअल पाथ के ऊपर अंडरस्टैंडिंग को कर पाओगे, रादर हम्म देन ये कि जो तुमने लिखा है ना उसको प्रूव करने के लिए बैठ जाओ कि मेरा सही, तेरा गलत, तेरा सही, मेरा गलत। इसको करने हम्म लग गए ना तो सेपरेशन हो जाएगा और सेपरेशन ये इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पे लॉ ऑफ इग्नोरेंस लग रही होती है। ये जो हम्म विश्वास है ना, ये एक तरीके का इग्नोरेंस ले आता है इंसान के अंदर, कि मैं जो हम्म मानता हूँ ना, बिल्कुल सही है। क्योंकि वो बचपन हम्म से मानता आ रहा है और फिर उसके जो पहले के लोग थे, उन्होंने उसको बताया, उनसे मानता आ रहा है। फिर उसकी सोसाइटी, उसका समाज, उन्होंने बताया, उनसे मानता आ रहा है। तो ये हम्म मान्यता ना उसके लिए एक स्टम्बलिंग ब्लॉक बन जाती है कि हाँ, अब वो मान के बैठ गया। अब उसने जानने की हम्म। कोशिश नहीं की। इसको रा ने बोला कि इसको अगर तुम क्रॉस कर लोगे तो स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी। तो यहाँ पर जब डॉन बोल रहा है कि आई विल रीड इट आउट, इफ यू हैड इनफ फेथ यू कुड से टू मूव अ माउंटेन एंड द माउंटेन वुड मूव। जैसे कि रा ने बताया कि उन्होंने पिरामिड बनाया और स्टोन्स कहाँ से लेकर आए, उन्हें मेजर किया, काटा, जो भी किया, जैसे उसने थॉट फॉर्म से किया। रा ने बताया कि थॉट फॉर्म से हुआ ये। और आई एम अज्यूमिंग दैट यू आर फुली अवेयर ऑफ द लॉ ऑफ वन देन यू आर एबल टू डू। तो वो कह रहा है कि अगर सिर्फ आपको लॉ ऑफ वन आती तो ही वो सही है। तो वो कहता है कि faith is perhaps one of the stumbling blocks between those of what we may call the infinite path and those of the infinite। तो वो आप सही कह रहे हो कि वो बेसिकली ये कह रहा है कि विश्वास होना जरूरी है अगर आप आध्यात्मिक लेवल पे कर रहे हो, लेकिन अगर आप अपने रिलीजियस माप तोल से अगर आप विश्वास करते हो तो वो डिस्टॉर्शन हो जाता है या वो स्टम्बलिंग ब्लॉक हो जाता है। ओके, नाउ आई अंडरस्टैंड दैट। एनीबडी हैज एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग द थर्ड चैप्टर? यू आर फ्री टू स्पीक अप, दैट्स द रीजन आई सेंट यू द लिंक। एनीबडी हैज एनी क्वेश्चंस और शैल आई मूव अहेड? ओके, तो अ, उसके बाद उसने बताया कि उसने पिरामिड जो है वो थॉट फॉर्म से बनाए और पत्थरों को एक जगह से दूसरी जगह लाया, लेकिन यहाँ पर वो कुछ एवरलास्टिंग रॉक की बात कर रहा है। तो रा का शैल आई रीड द आंसर दैट रा के, बिकॉज इवन आई एम। अ, मेरे को पता है यहाँ पे वो क्या बोल रहे हैं। हम्म एवरलास्टिंग रॉक का मतलब ये है कि ये कभी ना खत्म होने वाला पत्थर है ये, हम्म है ना? अब ये मैम आपको ना इमेजिन करना पड़ेगा और आपके जितने भी व्यूअर्स हैं उनको भी इमेजिन करना पड़ेगा कि उन्होंने ये एवरलास्टिंग रॉक कैसे बनाया और इस एवरलास्टिंग रॉक से ये पिरामिड कैसे बनाया। ये 3 स्टेप का प्रोसेस था। इसमें इन्होंने क्या किया, ज़मीन पे जितनी भी मिट्टी पड़ी हुई थी ना, उसके एक-एक हाँ कण को इन्होंने बोला, मतलब हम्म उसके थॉट में बोला कि तुम सारा एक जगह इकट्ठा हो जाओ। तो हम्म सारे ज़मीन से उठे, वो जितनी मिट्टी थी उठी, उसका एक हम्म पत्थर बन गया बड़ा-सा। हम्म फिर उस पत्थर को बोला कि हमारे थॉट के अंदर जो इमेज है, ये जो हम्म पिरामिड के अंदर के जितनी भी चीज़ें थी कि कहाँ से कितनी निकलनी चाहिए, कितना मेज़रमेंट होना हम्म चाहिए, क्या होना चाहिए, उसका हम्म, पूरा ब्लूप्रिंट उसकी एक थॉट फॉर्म अपने दिमाग के अंदर बनाई। अच्छा। फिर वो अपने दिमाग से वो जो बड़ा पत्थर था, उसकी इंटेलिजेंस को बोला, उसके दिमाग को बोला कि ये वाली जो हमने अपने दिमाग के अंदर स्ट्रक्चर बनाया ना, इस स्ट्रक्चर का तू रूप ले ले यार भाई, अगर ले सके तो। तो हम्म उसने जैसे ही ये रिक्वेस्ट मिली उसको, वो जो पिरामिड था ना, वो तो खड़ा हम्म रह गया, बाकी मिट्टी पूरी पिरामिड के ऊपर से गिर गई। ओ, अच्छा। तो ऐसे ओके, इन्होंने पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बनाया था। तो जब इन्होंने एवरलास्टिंग रॉक से पिरामिड बनाया और वो
कभी ना खत्म होने वाला या टूटने वाला था, तो आज की डेट में हम देखते हैं कि बहुत सारे हिस्से उसके टूटे हुए हैं। ऐसा क्यों फिर? वो मैम लोग जो थे ना आपको याद होगा कि रा ने कहा था सबसे पहले उसके ऊपर एक ग्रेनाइट का स्ट्रक्चर होता था और जो ये हाँ, पिरामिड का जो टॉप है ना टॉप, ये तो टॉप हमको लगता है कि चोंच जैसा है, ये चोंच जैसा नहीं था ये। ये हाँ, ऊपर से हल्का-सा खुला हुआ था, हाँ, चौकोर, खुला हुआ था हाँ, ये। वो हाँ, इसलिए कि जब ये स्ट्रीम करती है ना एनर्जी ऊपर से इसके अंदर, हाँ, तो अंदर होलोग्राम्स बनने शुरू हो जाते हैं और वो हाँ। दिखने लग जाते हैं। अगर आपने ओह! कभी क्योंकि हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट्स किए थे, तो हाँ, एक पिरामिड होलोग्राम का एक आपको यूट्यूब पे शायद वीडियो मिल जाएगा। तो हम अच्छा। लोगों ने ऐसा होलोग्राम बनवाया मतलब एक पिरामिड बनवाया था और वो हुँ, बहुत ही मुश्किल से बना था मैम, जिसको हम लोगों ने ऑर्डर किया था ना, उससे हुँ, वो ग्लास के स्ट्रक्चर को साथ में लगाना मुश्किल हो रहा था। कह रहे थे मैं इसको फिट नहीं बैठा पा रहा हूँ, क्योंकि ऊपर से हम लोगों ने कटवाया उसको इस तरीके से क्या कहते हैं ग्लास को और नीचे से उनकी मेज़रमेंट हमने पूरी दे के दी थी कि भई ये साइड इतनी होनी चाहिए, ये साइड इतनी होनी चाहिए, टॉप हुँ, इतना कटना चाहिए, तो इसको तू बस मिला के एक जगह खड़ा कर दे। हुँ, उसने मैम आप यकीन नहीं मानोगे उसने मतलब आप फेविकॉल का इस्तेमाल ले लो, आप जिस चीज़ का आप ग्लू का इस्तेमाल ले लो, उसने सारी चीज़ें इस्तेमाल करके देख ली, लेकिन उससे वो स्ट्रक्चर बन नहीं पाया। और उस स्ट्रक्चर को बनाने के लिए हम 4 लोग उसके साथ लगे थे कि भई एक काम करते हैं, एक साइड मैं पकड़ रहा हूँ, एक साइड तू पकड़ ले, ऐसे करके हम लोगों ने वो बनाया। फिर हुँ, हमने क्या किया, ये जो होलोग्राम्स की जो चीज़ें थी ना, ये यूट्यूब पे आपको बहुत सारे होलोग्राफिक वो मिल जाएँगे वीडियोज़। तो हुँ, अगर आप उसको फ़ोन को उल्टा करके ऊपर से हुँ, उसके ऊपर लगा दोगे ना अगर आप उस पिरामिड के ऊपर, हुँ। तो उस पिरामिड के अंदर आपको वो बड़ी इमेज के रूप में दिखने लग जाएगा। लाइव चलता हुआ ज़िंदा होलोग्राम। ओह! हाँ, तो ये एक्सपेरिमेंट हम लोगों ने करके देखा था। अच्छा। जब आप होलोग्राम की बात करते हो और आप कह रहे थे कि सब कुछ होलोग्राम है इस यूनिवर्स में, तो एक हुँ। सवाल किसी ने पूछा था यूट्यूब के कमेंट्स में, मैंने अभी कल ही पढ़ा कि अगर सब कुछ होलोग्राम है, तो मालडेक प्लैनेट को जो इन लोगों ने तोड़ा और तितर-बितर कर दिया, मतलब इसके टुकड़े हो गए, तो होलोग्राम को कैसे तोड़ दिया इन्होंने? होलोग्राम को नष्ट कैसे करते हैं अगर ये होलोग्राम है तो? मैम देखो, ये होलोग्राम इसके एक-एक कण-कण में है। अब अगर मान लो वो प्लैनेट नष्ट भी हो गया ना, तो भी उसके बाद जो उसके कंकड़ निकले मतलब जो एस्टेरॉयड बेल्ट बन गई उसकी और उसकी जो मिट्टी वहाँ पर पूरी की पूरी वो मिट्टी में एकदम तब्दील हो गया वो पूरा। उसकी हुँ, मिट्टी के एक-एक कण के अंदर आज भी क्रिएटर के पूरे यूनिवर्स का होलोग्राम है और अगर आपको याद हो, रा ने बोला था आगे के सेशन में है वो, हालाँकि वो इससे रिलेटेड नहीं है। हुँ, रा के उससे हमें पता हम लोगों ने सीखा ये था कि धीरे-धीरे करके सारी गैलेक्सीज़ आगे मूव होती हैं और आगे जाके ब्लैक होल से होते हुए उसके बीच में एक पॉइंट ऑफ सिंगुलैरिटी होता है, वहाँ पे जाके सारी चीज़ें इकट्ठी हो जाती हैं और हुँ, आपस में जितनी भी चीज़ें ना वो सारी मिक्स हो जाती हैं। और फिर हुँ, व्हाइट होल से नए प्लैनेट, नए सूरज, नई गैलेक्सीज़ बन के निकलते हैं वहाँ से, ठीक है? हुँ। तो ये जो जितना अगर ये फूट भी गया है ना, टूट भी गया है, तो एंड में जाके खिंचते, 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 खिंचते उसके अंदर ही जाएगा ब्लैक होल के अंदर और फिर वहाँ जाके फिर से नई रचना हो जाएगी। अच्छा, तो स्पेस में, ब्रह्मांड में वो ग्रेविटी तो है नहीं, तो वो टूट हाँ, के इतने छोटे-छोटे उसके टुकड़े हो गए कि वो वहीं पर तैरते रहते हैं। तो वो अगर हाँ। तैरते रहते हैं, तो वो कभी एक-दूसरे से टकराते हैं या एक-दूसरे से जाके ऐसे मिल क्यों नहीं जाते दोबारा? मैम टकराते तो हैं और अगर टकरा जाए तो क्योंकि वहाँ पर ग्रेविटी कम है, तो एक हल्की-सी टक्कर में भी ना वो काफ़ी बड़ा डिस्टेंस कवर कर लेते हैं। मतलब अगर टक्कर हो गई तो एक-दूसरे या तो हो सकता है ऑपोज़िट डायरेक्शन में निकल जाए या एक उसे टक्कर देके एकदम से वहीं रुक जाए, दूसरा टक्कर खा के बहुत दूर चला जाए। तो ये सारी चीज़ें होती रहती हैं कंटिन्यूअसली और इसी का इस्तेमाल इसके लिए भी किया जा सकता है अगर कोई नेगेटिव सोच वाला व्यक्ति हो तो, उन्हीं हुँ। एस्टेरॉइड्स को खींच के किसी और ग्रह के ऊपर फेंक भी सकता है। ओह! उसका इस्तेमाल तो अच्छा। आप समझ गए होंगे दिमाग अगर आप लगाओ तो कहाँ लगा सकते हो। हुँ, समझ गई। तो आगे बढ़ती हूँ। आगे उन्होंने बोला है कि पिरामिड हीलिंग के लिए बनाया वगैरह-वगैरह। तो उसने ये बोला कि ये पिरामिड के 2 फंक्शंस हैं, एक हील करना और एक है इनिशिएट करना।
इनिशिएट करने का मतलब क्या है पा? जिसने बोला कि बॉडी और माइंड को इनिशिएट करना पड़ता है, लेकिन बॉडी से पहले माइंड को इनिशिएट करना पड़ता है। तो ये क्या होता है और क्यों ज़रूरी है? मैम ये बहुत ही अच्छा सवाल है और इस सवाल का जवाब पता है क्या है? अगर इसका एक उदाहरण के तरीके से मैं आपको देता हूँ, आपको याद होगा हम लोग रॉबर्ट मनरो की जब एक्सरसाइजेस कर रहे थे, मेडिटेटिव, हेमिसिंक, तो आई हेमिसिंक। हेमिसिंक का अगर आप सेकंड सेशन देखोगे ना, तो उसमें क्या होता है वो मेडिटेटिव स्टेट के अंदर ले जाके बैठा देता है। फिर वो कहता है हाँ, कि अपने आप को ढीला छोड़ दो। फिर हाँ, वो अपने जो भी चीज़ हो रही होती है ना आपके, आप अपने माइंड का इस्तेमाल करके कर रहे होते हो। तो हाँ। उस टाइम पे आप अपने आप को इनिशिएट कर रहे होते हो यूजिंग योर माइंड, ठीक है? और ओह! उसी माइंड के को इस्तेमाल करके आप क्या कर रहे होते हो, उसने क्या किया था उसके अंदर, उसने कहा था जैसे आपके पैर हैं, इसके ऊपर फ़ोकस करो आँखें बंद करके माइंड के अंदर ही, कि मेरे हुँ, पैरों, तुम इस वक़्त शांत हो जाओ और रिलैक्स सो हो जाओ, जाओ। हाँ, सो जाओ। उसने बोला था हाँ, सो जाओ। सो जाओ, तो हाँ। अगर आप इस मेडिटेशन को अगर आप ऐसे करते रहोगे ना, तो धीरे-धीरे आप चाहो, अपनी बॉडी का किसी भी हिस्से को, चाहे वो इंटरनल ऑर्गन्स ही क्यों ना हो, हुँ, उनको भी स्लीप में लेके जा सकते हो, सुला सकते हो। हुँ, तो वो कह रहा है पहले माइंड को इनिशिएट करना है, हुँ। फिर बॉडी को इनिशिएट करना है। यानी कि माइंड का इस्तेमाल करके बॉडी को बिल्कुल ऐसा कर देना है जैसे वो मर गई। और आपको याद होगा रा ने एक सेशन के अंदर ये कहा भी था कि ये जो पिरामिड था ना, इसके जो बेसमेंट में हम लोग ले जाते थे ना, तो वहाँ हुँ, पर उस व्यक्ति को ऐसा कर देना होता था कि जैसे कि वो मर गया हो। अच्छा। तो वो यही टेक्नीक थी, जो रॉबर्ट मनरो ओह! हेमीसिंक में सिखा रहा है। ओह! ओह वाओ! अच्छा, ताकि वो बॉडी एक तरह से मर गई और उसके बाद उसे हील करके उसमें नई जान डाली। करेक्ट। और आप धीरे-धीरे अगर आप आगे चलते जाओगे ना इसमें, तो हाँ, आप इतने कैपेबल हो सकते हो कि आप खुद अपनी बॉडी के किसी भी पार्ट को हील भी कर सकते हो। आप जैसे अगर आप बहुत ही ज़्यादा एडवांस होते चले गए, उस इंटेलिजेंट इन्फिनिटी से यानी क्रिएटर की बुद्धिमानिता यानी उसकी इंटेलिजेंस से अगर आप कनेक्ट हो गए ना, तो आप मिट्टी भी उठाओगे ना, तो मिट्टी के कण-कण के अंदर आपको पूरे ब्रह्मांड का होलोग्राम दिखेगा। अब उस होलोग्राम का जैसे हम लोग बचपन में वो नहीं करते थे मैम, जैसे मान लो पज़ल्स होती थी, उसको एक साइड से इधर से जोड़ा, फिर उधर से जोड़ा, फिर उधर से जोड़ा, करके वो हुँ, पूरी पिक्चर बन जाती थी, है ना? हाँ, तो इस तरीके से अपनी इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके उन्हीं कणों को आप जोड़-जोड़ के एक रूप भी दे सकते हो, कैसा भी। इसी स्पेस टाइम के अंदर से खींच के चीज़ें भी बना सकते हो या फिर आप जैसे मिट्टी आपके हाथ में है, उसे आप बादाम में कन्वर्ट कर दो, संतरे के अंदर कन्वर्ट कर दो, एप्पल के अंदर कन्वर्ट कर दो। आप वाओ! जैसा चाहो, वैसा उसके साथ कर सकते हो। तो रा के बाद इस धरती पे कोई है जो ऐसा कर सकता है? या कोई कर पाया है, किसी ने कोशिश की है? बहुत है मैम, बहुत है, बहुत मंक्स हैं जो ऐसा करते हैं। ओह! वो हवा से ये निकाल देना और दे देना एंड ओह! अच्छा, अच्छा। हाँ, हाँ, तो हाँ और वो बहुत सारे टेली ऐसे रहे भी हैं। महर्षि महर्षि महेश योगी के पास भी थी एक एबिलिटीज़, और भी बहुत सारे हमारे रहे हैं पीछे के भी। इवन जीसस के पास भी एबिलिटी थी। अगर आपको याद हो जीसस की मतलब बाइबल के अंदर था ये, कि जीसस हुँ, ने हवा में से फिश और ब्रेड निकाल दी थी। तो वो कैसे निकाली? वो निकालने का जो तरीका था ना, वो यही था, क्योंकि एक तो उसको अपनी वेल ऑफ फॉरगेटिंग थी, वो तोड़ दी उसने। फोर्थ डेंसिटी की जितनी अंडरस्टैंडिंग थी, वो भी आ गई उसके पास। तो यानी कि उसको पूरा होलोग्राम नज़र आना शुरू हो गया, जिसको आप अगर मैट्रिक्स मूवी में देखोगे, तो नियो को क्या दिखने लगता है? सारी चीज़ें 0 और 1 के अंदर दिखती हैं, यानी हुँ, अंधेरा और रोशनी। उसी हुँ, अंधेरे के अंदर वो 1 की और 0 की सीरीज़ बना-बना के उसको रूप देने लग जाता है। इसीलिए सारी चीज़ें वो स्लो भी कर सकता था, तेज़ भी कर सकता था, सारी चीज़ें कर सकता था। तो कंप्लीट कंट्रोल अपने होलोग्राम के ऊपर आ जाना, या कह लो अपनी रियलिटी के ऊपर, अपने आस-पास की रियलिटी का कंप्लीट कंट्रोल आपके हाथ में आ जाना। तो ये जितने भी हमारे असेंडेड मास्टर्स गए हैं ना, उन सबको ये चीज़ें आती थी। इवन साईं बाबा को आती थी, नानक जी को आती थी, बहुत लोगों को आती थी मैम ये, और आज भी बहुत लोगों को आती है। ओके। अभी रिसेंटली रिसेंटली मुझे हँसी आ रही है बोलते हुए। साइंटिस्ट एक न्यूज़ मैंने पढ़ी
कि साइंटिस्ट्स हैव रिसेंटली डिस्कवर्ड कि आप अपनी वेल को भेद के आप अपने पास्ट में जा सकते हो, अपने पास्ट के किसी भी इवेंट को देख सकते हो, उसे रिपेयर कर सकते हो और आप अपने फ्यूचर में भी जा सकते हो। बहुत जल्दी आंखें खुली हैं इनकी, हालांकि पता तो इनको बहुत पहले से थी ये सारी चीजें, क्योंकि उनको पता है। देखो मैम, अल्टीमेटली ना सारे साइंटिस्ट को भी ये पता है। इन सब का जो लीडर हुआ करता था कार्ल सेगन, उसने भी ये कहा था कि हाँ भाई ऐसी डायमेंशनैलिटीज हैं, ये सारी चीजें हैं, और इनको पता तो सब कुछ है। लेकिन मैम इसके अंदर ना भेद है इन दोनों बातों के अंदर। आप साइंस का इस्तेमाल करके भी ये सारी चीजें कर सकते हो, लेकिन हाँ। अगर आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हो तो आपको ये देखना है वो टेक्नोलॉजी है किसके हाथ में। हो सकता है कि वो इस टेक्नोलॉजी को आपके अंदर फिट कर दे और आप ये कर भी लो, लेकिन कंट्रोल उसके हाथ में चला जाए, फिर वो आपकी जिंदगी कैसे भी मैनिपुलेट कर सकता है, आपके थॉट को भी कैसे भी मैनिपुलेट कर सकता है। जबकि क्रिएटर ने फ्री विल लगा रखी है कि ये तुम्हें खुद करना है, ये काम एक्चुअली में खुद करना होता है। अदरवाइज तुम थॉट असिस्टेड टेक्नोलॉजी के अंदर जाओगे, या कह लो कि कॉन्शियसनेस असिस्टेड टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करोगे, और ये भी हो सकता है कि तुम अपने हाथ से अपनी आजादी किसी और के हाथ में दे दो। तो ये डेंजरस भी हो सकती है, इसका सही इस्तेमाल भी हो सकता है, दोनों ही चीजें हो सकती हैं। खास करके वो जो चिप लगाने की बात कर रहे हैं, दैट कैन बी वेरी डेंजरस, आई बिलीव, है ना? नो आजकल कमेंट्स। लेट आजकल आई लीव इट टू द विजडम ऑफ द पीपल। अच्छा, anybody has any questions, you're free to ask. हेलो जगदा पंजाब। मेरे दिमाग में अभी-अभी एक सवाल आ रहा था और आप बोल रहे थे तो मैंने टोका नहीं और मैं भूल गई। तो ठीक है, तो थर्ड चैप्टर तो खत्म हो गया। नेक्स्ट वीक हम लोग यूट्यूब पे करेंगे चैप्टर 4 के क्वेश्चन आंसर्स एंड आई विल रिक्वेस्ट दैट इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस और इफ यू आर नॉट अवेयर प्लीज रीड द चैप्टर या उसका सेशन यूट्यूब पे सुनकर आप लोग आके पा से मैं आप लोगों की तरफ से पा को सवाल पूछ रही हूँ क्योंकि जब मैं चैप्टर दोबारा पढ़ती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं पहली बार पढ़ रही हूँ या मुझे ऐसा लगता है कि पिछली बार मोटा-मोटी समझ में तो आ गया लेकिन ये पॉइंट मुझे समझ में नहीं आया और मैं समझना चाहती हूँ। तो अगर आप लोग भी दोबारा पढ़ेंगे तो या पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, तो हो सकता है कोई इस तरह का सवाल आपके दिमाग में आ जाए तो यू आर फ्री टू कम एंड आस्क। नेक्स्ट सैटरडे यूट्यूब अगेन 4 o'clock एवरी सैटरडे 4 o'clock। और एक चीज़ और याद दिला दूँ कि आजकल क्योंकि वो चैनल बैंड है यूट्यूब की मेहरबानी से, तो डॉक्टर सूज़न के साथ डिटॉक्स के बारे में जो मैंने वीडियो किया था, पिछले साल, कुछ 1 साल हो गया उस बात को, उसको लेकर उन्होंने बैन किया है। तो मेरा जो दूसरा चैनल है यूट्यूब पे मिस्टिक पैल, उस पर हम लोग रोज़ दोपहर को 3 बजे मेडिटेशन करते हैं। आज की मेडिटेशन रह गई है क्योंकि वो मेडिटेशन बहुत लंबी थी। वेक्टर मेडिटेशन कुछ ज़्यादा सॉरी रिमोट व्यूइंग मेडिटेशन थोड़ी लंबी है, इसलिए मैंने आज नहीं की कि कहीं ये 4 बजे वाला सेशन डिले ना करना पड़ जाए। तो वो मैं कोशिश करूँगी कल करने की, नहीं तो फिर मंडे डेफ़िनेटली, बट दैट विल बी ऑन माय मिस्टिक पैल यूट्यूब चैनल। सो यूट्यूब के लिए तो क्वेश्चंस आई थिंक देयर आर नो क्वेश्चंस। टीम्स पे डज़ एनीबॉडी हैव एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग लॉ ऑफ वन और uh, regarding this subject that we are talking about? आप अपना माइक अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। None. All right. ठीक है, so I guess we end this session here. So let me first आरवी कहाँ से सीख सकते हैं? आरवी के सेशंस मेरे यूट्यूब चैनल पर हैं, वहाँ पर पा ने समझाया हुआ है। आप पहले तो वो चैनल वो सेशंस देख लो और पा से तो मैंने कहा था कि आरवी के सेशंस बहुत दिन हो गए नहीं हुए हैं, तो एक बार कर लें पा। कब कर सकते हैं पा? हाँ मैम, ड्यू टू कुछ पर्सनल एंगेजमेंट्स की वजह से अभी टाइम नहीं निकल पा रहा है,
बट हाँ, मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट मंथ हम लोग इसको दोबारा स्टार्ट करेंगे, जो इसके नेक्स्ट सेशंस है। पहले के जो नेक्स्ट प्रैक्टिस मंथ? कर लिए वो तो कर लिया है। हाँ, नेक्स्ट मंथ। तो पहले के प्रैक्टिस किए इतना टाइम हो गया, एक बार उसका एक प्रैक्टिस करवा लो ताकि हम लोग आगे बढ़े सेकंड लेवल पे। हाँ बिल्कुल, उससे पहले मैं करवाऊंगा वो। एक हफ्ते रा, पहले वो कराऊंगा, एक हफ्ते का टाइम मिलेगा ताकि रिवीजन हो जाए। फिर उसके बाद नेक्स्ट सेशंस के ऊपर जाना शुरू करेंगे हम लोग। तो नेक्स्ट सैटरडे जब हम लोग 4 बजे चैप्टर 4 के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, तो उसके बाद 5 बजे या 3 बजे कैन वी डू वन सेशन ऑफ आरवी प्रैक्टिस ऑफ द फर्स्ट लेवल? मैम देखो, आगे आने वाले समय में क्या घटना घट जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। तो है? आगे का भी अभी डिसाइड नहीं करते हैं। देख लेंगे, फ्राइडे फ्राइडे को देख लेंगे, और या थर्सडे को बात कर लेंगे। अगर कुछ होता है तो कर लेंगे डिसाइड। क्या घटना घट जाए? कोई घटना नहीं घटने वाली है, आप भी यही हो, मैं भी यही हूँ। नहीं नहीं, हमारी घटना मतलब वैसी घटना नहीं। जिंदगी में और भी तो बहुत सारे काम होते हैं ना। अच्छा, कैटलिस्ट भी तो अच्छा। है, कहीं कौन कहाँ से कैसे लगा दे कुछ पता थोड़ी ना है। तो किसी दिन रात को कर लेते हैं। हाँ, हाँ कैटलिस्ट हाँ, की ठीक है। बात करो तो अभी तो मेरा लैपटॉप तो ऐसे हो गया था जैसे पूरा मर गया। हाय हाय, मैं तो डर गई, मैंने कहा मेरे लैपटॉप की वाट लग गई, मेरे सारे सेशंस रह जाएंगे। और मैं तो एक तो पहले ही यूट्यूब बैन हुआ पड़ा है, और लैपटॉप भी गया तो फिर मैं क्या करूंगी। और वो एक्चुअली थोड़ा गिर गया था मेरे हाथ से, तो थोड़ी गिरती पड़ती रहती हैं चीजें, क्या करूं। तो अच्छा ठीक है, अच्छा। तो आरवी सेशंस, आई डोंट नो इफ यू आर जगदा, आपका पहली बात तो नाम क्या है, आप यूट्यूब वो टेलीग्राम के ग्रुप में है या नहीं, आपने पहले के आरवी सेशंस किए हैं नहीं, ये सब मुझे नहीं पता है। लेकिन अगर आप टेलीग्राम पे हैं तो आपको पता चल जाएगा, टेलीग्राम पे आरवी का ग्रुप भी है। और अगर आप नहीं हैं तो यूट्यूब पे डेफिनेटली पता चल जाएगा। हम लोग यूट्यूब पर अगर लाइव नहीं किया तो रिकॉर्डिंग डाल देंगे। तो आरवी ये पूछ रहे हैं, लेकिन जो लोग देख रहे हैं अगर सबको नहीं पता, तो आरवी को थोड़ा सा आप समझा दोगे कि वो क्या है पा? आरवी को इंग्लिश में रिमोट व्यूइंग बोलते हैं, और हिंदी में इसको बोलेंगे दिव्य दृष्टि। जो पहले के हमारे जो ऋषि मुनि हुआ करते थे, और अलग अलग धर्मों में अलग अलग तरीके के लोग हुआ करते थे, वो इसका इस्तेमाल करके पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के इवेंट्स, या फ्यूचर के इवेंट्स ही नहीं बल्कि कोई भी चीज या कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी सिचुएशन, उसका प्रोबेबिलिटी और पॉसिबिलिटी निकाल सकते थे। तो इसका इस्तेमाल करके आपकी पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटी 80%, 90%, इवन 95% की एक्यूरेसी तक जा सकती है। कई लोग हम्म। हमारे आरवी के ग्रुप में थे जिनका हम्म। आरवी करते करते एक्यूरेसी लेवल ऑलमोस्ट 97 98% पहुंच चुका था। वाह। तो उनको अगर हम लोग कुछ बोलते थे तो वो उसका बिल्कुल एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन हम लोगों को दे देते थे। तो ये एक ऐसी एबिलिटी होती है जो हर किसी के अंदर होती है। और अगर आप इसको और बेहतर समझना चाहते हैं, तो एक मूवी है, एक डॉक्यूमेंट्री है जिसका नाम है थर्ड आई स्पाइस। यानी थर्ड मतलब THIRD, फिर थर्ड आई आई स्पाई। मतलब E, हाँ, फिर आई हो गया EYE, और उसके बाद स्पाइस हो गया SPIES। ओ, यानी थर्ड तीसरी आई आंख, स्पाइस। तीसरी आंख के जासूस। तो अगर आप इस डॉक्यूमेंट्री को देखेंगे ना, तो आपको रिमोट व्यूइंग के बारे में पहली बात तो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि आप क्या करने जा रहे हो। और रिमोट व्यूइंग एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल एक्ट होता है। ऐसा ना हो कि आप सीख तो लो रिमोट व्यूइंग, और आप पड़ोसन क्या कर रही है, और दोस्त क्या कर रहे हैं, मेरी बीवी कहाँ जा रही है, मेरा पति क्या कर रहा है। तो अगर आप इन चीजों के लिए इस्तेमाल करने लग जाओगे ना, तो दूसरे की आजादी का उल्लंघन है। तो इसको बहुत रिस्पॉन्सिबली किया जाता है। तो और अगर पा आपने अब इसका गलत इस्तेमाल करके दूसरों की जिंदगी से खेलना या छेड़छाड़ करनी शुरू की, तो ये पावर्स आपसे चली भी जाती हैं। लेकिन अब तक तो जो आरवी में आपने बताया है वो तो सिर्फ जगह देखते हैं कि वो जगह कैसी है, कहाँ है। तो ये कौन कहाँ है, क्या कर रहा है, वो भी क्या रिमोट व्यूइंग से पता चलता है? बिल्कुल पता चलता है। आपका और मेरा जो सेशन हुआ था, जो लाइव रिमोट व्यूइंग आपने मेरे को कोऑर्डिनेट्स दिए थे अपने यहाँ के,
तो हाँ वो तो सारी लाइव चीजें ही चल रही थी जो मैंने आपको बता दी थी। हाँ और ठीक है, उसमें नहीं मैंने ऐसा मतलब तो नहीं था कि कोई पेन पेपर लेके बैठा था। मेरे को हम्म, मुश्किल से 5 मिनट भी आई थिंक लगे होंगे, तो मैंने बता दिया था कि आपके यहाँ क्या चल रहा है। हाँ मेरे यहाँ मतलब बाहर मेरे एरिया में। हाँ हाँ हाँ। हाँ, पर मैंने वही कहा कि आपने जगह के बारे में बताया, जैसे मैं कि इसमें मैम इस इवेंट्स भी जगह बता में क्या सकते हो ना चल आप। रहा है। अच्छा। इवेंट्स भी तो बता सकते हो ना। अब जैसे कई लोगों ने अपने इसमें रिमोट व्यूइंग में 9/11 का इवेंट पूरा का पूरा बना दिया था, लेकिन वो ओ। पास्ट का एक इवेंट है। ठीक है। कई लोगों ने उसी से मिलता जुलता एक इवेंट आगे का बना दिया था, जो कि गुजरात में एक इंसिडेंट हुआ था। ठीक है, आपको याद है वो मोरबी ब्रिज वाला। हाँ, नाम याद आ तो रहा है, वो पूरा याद नहीं। तो वो गलती से हमारे ग्रुप में ही कोई है, नाम नहीं लूंगा मैं उनका, हम्म। लेकिन उन्होंने वो इवेंट ड्रॉ कर दिया था। वो बाद में जाके पता चला था, जब हम लोगों ने देखा, ओ इनको फ्यूचर का इवेंट दिख गया था। और ओ। हमने खुद उस इमेज को जब दोबारा रिकैलकुलेट किया, तो उसके हाँ। अंदर उन्होंने ब्रिज बना रखा था, जो ब्रिज बीच में से टूटा, और टूट हम्म। के उसके अंदर से लोग ऊपर से नीचे गिर रहे थे। ओ। ओ। वाओ। तो मतलब फ्यूचर बताया जा सकता है रिमोट व्यूइंग से, और रिमोट व्यूइंग से पास्ट भी बताते हैं क्या? हाँ, पास्ट भी बताया जा सकता है। इवन रिमोट व्यूइंग का इस्तेमाल करके आप अपनी वेल ऑफ फॉरगेटिंग भी तोड़ सकते हो, और अपनी प्रीवियस लाइव्स भी जान सकते हो। वाओ, इंटरेस्टिंग। आई वुड रियली लाइक टू डू दैट। ठीक है, जल्दी करते हैं, बहुत दिन हो गए। Okay, so I will end this session for YouTube in the first place. Thank you so much, whoever has joined us. And I hope कि आप लोग लॉ ऑफ वन को अगर अभी तक नहीं समझे हैं तो इन क्वेश्चन आंसर सेशंस के द्वारा थोड़ा सा समझ जाएं। और गुड बाय। अच्छा, ये तो हो गया खत्म। अब यहाँ पर सब चुप क्यों बैठे हैं, मेरी समझ में नहीं आ रहा। टीम्स। टीम्स। शर्मिष्ठा, मीना, प्रज्ञा, सुमी, आप लोगों का कोई सवाल नहीं है क्या? अभी तो सीख ही रहे हैं मैम, जब आएंगे सवाल तो कर ही लेंगे। मैं लॉ ऑफ वन की बात कर रही थी पा। अच्छा अच्छा, ओके। लॉ ऑफ वन से रिलेटेड बात कर रही थी कि किसी ने कोई सवाल नहीं पूछा। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, नहीं होगा सवाल। तो अगले सैटरडे 4 बजे ही मिलना ना पा, के 3 बजे मिलना है, मुझे पहले बता दो। मैम 3 बजे कर लेंगे। 3 बजे वैसे मेडिटेशन होता है, वो तो आज मैंने नहीं किया क्योंकि ज्यादा लंबा था। ठीक है, ओके। नेक्स्ट सैटरडे का फिर मैं 3 बजे का बना दूंगी। वैसे अनाउंस सबको 4 बजे किया हुआ है। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं 3 बजे का बना दूंगी। मैम। हाँ शर्मिष्ठा, बोलो। मैम। हाँ। हाँ मैम, बोल रहे कि पाने जो कहा कि आरबी का कुछ सेशन मतलब कुछ लाइव होना है, तो मैम हम्म। ये अगर आप इनसे करोगे तो बहुत अच्छा होगा, कि बहुत अच्छा लगे, इंटरेस्टिंग लगा, इसीलिए बोल रही हूँ मैम। तो क्या गिनी मैम बोली, के मुझे चैनल कुछ पे समझ में जाके नहीं देख आया। लो। गिनी हाँ हाँ मैम के हाँ। चैनल पे वीडियोस हैं इसके, हम लोगों ने बनाए हैं लाइव रिमोट वीडियोस। रिमोट व्यूइंग आप का सीख एक सकते हो वहां से प्लेलिस्ट जाके। है। प्लेलिस्ट है रिमोट व्यूइंग का। उसके अंदर शुरू से लेके सारे रिकॉर्डिंग करके वहां पर डाले हुए हैं, तो ओके वहां जाके सीख सकते हो। ओके ओके मैम, ठीक है। हम्म। वहां जाके पहले समझ लो, उसको लेकर अगर कोई क्वेश्चंस हुए तो अगले सैटरडे जब क्वेश्चन आंसर करेंगे तो भले उसमें पूछ ओके, लेना। ठीक ठीक मैम, थैंक यू मैम। वेलकम वेलकम। ठीक है, ओके। तो हैव अ ग्रेट वीकेंड एवरीवन। ऑल राइट, बाय बाय बोले। बाय बाय सब बोलो, मत जानी लाइव। सब सो गए। ओके, बाय पा। बाय बाय। बाय। बाय ओ, बाय। अरे मैंने बाय। रिकॉर्डिंग ऑन कर रखी थी, 1 मिनट, रिकॉर्डिंग बंद कर दूं मैं पहले। ठीक है, ठीक है।